हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आज आपके लिए लेके आया हूं प्यारे बच्चों क्या आइसोमेरिज्म का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने देखो आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं इसकी बात कर ली थी, चेन पढ़ा दी थी, पोजीशन पढ़ा दी थी, मेटामेरिज्म पढ़ा दिया था, फंक्शनल पढ़ा दिया था, टोटोमेरिज्म का बेसिक डेफिनेशन बता दिया था। आज हम लोगों को क्या करना है इस बात को देखते हैं और कैसे करना है ये बताते हैं। अरमान फाइन बंद कर दो। तो जरा देखो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, इस बात को जरा समझिए। तो अब हम लोग टोटोमेरिज्म पर ही कर रहे थे, तो टोटोमेरिज्म को ही स्टार्ट करते हैं। टोटोमेरिज्म की आपको डिफिनीशन सारा बता दिया था कि कैसे चलता है ना। अब उस पर कुछ बातें और भी पूछी जाती है, उन पर डिस्कशन करते हैं कि यदि वो बातें पूछी गई तो हम लोग कैसे करेंगे। जरा गौर समझो, जब कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म की बात करते हैं तो क्या होता है। तो जरा देखो कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म क्या है। सभी बच्चे जानते हैं कि ये ग्रुप हमारा कीटो ग्रुप है। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे इस तरह से अब एसिड और बेस की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है इसको इस तरह से, इस तरह से ऐसे। मैंने क्या किया है, मैंने कुछ ये काम किया है, ऐसे लिया इस तरह से, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, तो ये आ जाएगा। ये प्रोटॉन इस तरह से शिफ्ट हुआ है। इस फॉर्म को बच्चों कीटो फॉर्म कहा जाता है और इस फॉर्म को बच्चों इनॉल फॉर्म कहा जाता है। इस फॉर्म को कीटो फॉर्म कहते हैं, इस फॉर्म को इनॉल फॉर्म कहते हैं। अब जरा गौर से समझिएगा, कीटो इनॉल में कितने से कितने का ट्रांसफर हो रहा है। तो यदि देखो आप 1 से हाइड्रोजन चला और 3 पर जाके गया, अब 1 से हाइड्रोजन चला और 3 पर पहुंचा, तो 1 से 3 का माइग्रेशन हो रहा है। जब 1 से 3 का माइग्रेशन होता है तो उसको बोलते हैं ट्रायड सिस्टम, और जब 1 से 2 का माइग्रेशन होता है तो डायड सिस्टम। ठीक है, तो कीटो इनॉल क्या है, ट्रायड सिस्टम का एग्जांपल है। 1 नंबर से 3 नंबर पे जाता है या 3 से 1 पे आता है। कौन, हाइड्रोजन। लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि जब हाइड्रोजन के माइग्रेशन से फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हो तो समझ लेना वो टोटोमेरिज्म का एग्जांपल है। ये कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म। अब होता क्या है इन जनरल, ये तो आप पकड़ ही लोगे। तो देखो जरा, इन जनरल इनॉल कंटेंट, ये इनॉल फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म, कौन सा फॉर्म ज्यादा होता है ये कैसे निकालते हैं। तो जरा देखो, अब हम आपको बताते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट। इनॉल कंटेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। ठीक है, जैसे देखो नॉर्मल कीटोन में 100% के आसपास कीटो फॉर्म होता है, इनॉल फॉर्म ना के बराबर होता है। नॉर्मल कीटोन का मतलब ये वाला कीटोन, ऐसे ये कीटोन। जब हम कीटोन में क्या करते हैं, एस्टर ग्रुप बढ़ाना चालू कर देते हैं। जैसे अब हम कीटोनिक ग्रुप को हम इस तरह से कर दे तो देखिए मेरे दोस्त, डरिएगा नहीं, देखो कीटोन के साथ साथ हम डेरिवेटिव लगाना चालू कर देते हैं। ये देखो, तो इनॉल परसेंटेज बढ़ने लगता है। इनॉल परसेंटेज क्या है, बढ़ रहा है। क्यों, अब क्या है कीटो के साथ क्या है, यदि हम कीटो को अल्फा कहें तो अल्फा बीटा, बीटा पे क्या लगा है, एस्टर, बीटा पे क्या लगा है, एस्टर लगा है। तो जैसे जैसे आप कीटोन के साथ कुछ ऐड करना चालू कर दोगे वैसे वैसे इनॉल का कंटेंट बढ़ने लगेगा। अब जरा देखो, किसी ने ये कर दिया, देखते जाइएगा आप लोग, ऐसा कर दिया। ये देखो, पीएच का मतलब तो जानते हो ना दोस्त, बेंजीन रिंग। प्यारे बच्चों, पीएच फिनाइल रिंग, तो फिनाइल रिंग बढ़ाने से भी इनॉल फॉर्म बढ़ता है। किसी ने ऐसा कर दिया, 2 कीटो लगा दिए, ये देखो। अब यहां से क्या होता है, कीटो फॉर्म से ज्यादा इनॉल फॉर्म हो जाता है।
यहां पे 76% तक इनॉल फॉर्म होता है। ये देखो ऐसे। तो इधर से इधर नॉर्मल एल्डिहाइड नॉर्मल कीटोन में कीटो फॉर्म लगभग 100% के आसपास होता है। जैसे जैसे उस पे फंक्शनल ग्रुप बढ़ाते चले जाओगे, ठीक है, एस्टर है, ये सब है, तो इनॉल कंटेंट बढ़ता चला जाता है। इनॉल कंटेंट यहां पर आके डोमिनेट कर जाता है जब 2 कार्बोनाइल ग्रुप लगा दो, ऐसे 2 कार्बोनाइल। इससे भी ज्यादा इनॉल कंटेंट होता है कि यदि आपने दोनों कार्बोनाइल ग्रुप कैसे लगा दिए, साइक्लिक लगा दिया। साइक्लिक का इनॉल कंटेंट ओपन चेन के इनॉल कंटेंट से और ज्यादा होता है। ये कैसे होता है ये बात अभी समझाऊंगा, अभी पहले लिख देता हूं। इससे भी ज्यादा इनॉल कंटेंट होता है इसका यदि कीटोन के साथ एल्डिहाइड ऐड हो। ये देखो इसका इनॉल कंटेंट और ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट होता है फिनॉल का। फिनॉल का तो इनॉल कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि वो इनॉल फॉर्म में ही रहता है, इसी वजह से इसका नाम है फिनॉल। देखिएगा दोस्त, ये देखो यहां पर 100% इनॉल फॉर्म है, ऐसे। अब इन बातों को एक एक करके मैं समझाता हूं कि ये बातें किस तरह से चलेंगी और किस तरह से आगे बढ़ेंगी, ठीक है। गौर से समझिएगा कि ऐसा क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप लगने से इनॉल फॉर्म बढ़ता चला जाता है इस तरह से। देखो बच्चों, हमारे पास ये है ऐसा। अब जब हम इसको रेजोनेंस कराएंगे, इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म बनाएंगे, तो ये ऐसा आ जाएगा इस तरह से। ये देखिए, इनॉल फॉर्म से हमने क्या बनाया, कीटो फॉर्म है, ऐसा किया। तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, पोलरिटी होती है उसमें। तो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होने की वजह से पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम जो होता है बैक डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, कुछ इस तरह से। मैक्सिमम इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट रहता है, ऐसे। जिसकी वजह से कीटो फॉर्म 100% के आसपास होता है, इनॉल फॉर्म जो होता है लगभग 0% के आसपास होता है, लगभग 0%, ऐसे। मगर जब आप 2 कार्बोनाइल ग्रुप लगा देते हो, गौर समझते जाइएगा, ऐसे, वो भी एक दूसरे के बीटा पर। ये देखो, ये अल्फा, ये बीटा है, तो ये बीटा पर ही तो लगा है। तो ये देखो, यदि आप ऐसा कर देते हो तो देखो क्या होता है, तो आपने इनॉल फॉर्म बनाया। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये देखो आपने क्या किया, इस तरह का एक इनॉल फॉर्म बना लिया। इनॉल फॉर्म यहां से भी बन सकता था, यहां से भी बन सकता था, है कि नहीं भाई। यहां के अल्फा हाइड्रोजन के साथ रेजोनेंस करा सकते हो और यहां के भी अल्फा हाइड्रोजन के साथ रेजोनेंस करा सकते हो। जब हम बीच वाले के साथ कराते हैं तो जरा देखो क्या आता है। जब बीच वाले के साथ आपने कराया तो ये देखो इस तरह से, ये हम इसको इस तरह से लिख लें, किसी बच्चे को बुरा तो नहीं लगेगा। ये देखिए, देखो प्यारे बच्चों, तो ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। 1 मिनट, इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। ओ 1 मिनट रुकना बच्चों, कलर चेंज कर दे इसका। ये देखिए, हाँ ऐसे। तो ये क्या करता है, इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, ये स्टेबलाइज कर जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, ये स्टेबलाइज कर जाता है, स्टेबल हो जाता है, जिससे क्या होता है, कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है और ये जाके वही 76% तक क्या हो जाता है, पहुंचा देता है। तो जब हम डाई कीटो लगाते हैं एक दूसरे के अल्फा बीटा पर, तो अल्फा बीटा पर जब डाई कीटो लगाया जाता है तो ये इस तरह से चलता है। ये थोड़ा सा गलत लिखे है ना, ये अल्फा ये बीटा इसके रिस्पेक्ट में। तो जरा देखो यार, जब हम डाई कीटो लेते हैं वो भी कैसे, बीटा डाई कीटोन, तो बीटा डाई कीटोन में क्या होता है, इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है।
तो ध्यान रखिएगा, यदि हम ये इनॉल फॉर्म बनाएंगे, किसी बच्चे ने कहा सर ऐसे बना लो, तो अब मेरे दोस्तों बताओ आपके हिसाब से रेजोनेंस किसमें ज्यादा है? इसका ये वाला फिगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वाला? यदि इस फिगर में देखो तो डबल सिंगल डबल रेजोनेंस है, इस फिगर में देखो डबल सिंगल सिंगल रेजोनेंस है नहीं है। तो इसका मतलब यदि कोई मेरे से पूछता है कि ये फिगर ए है और ये फिगर बी है, मैंने बीटा डाई कीटोन के दो फिगर बनाए, गौर समझिए, बीटा डाई कीटोन के मैंने प्यारे बच्चों दो फिगर बनाए, एक ये बनाया और एक ये बनाया। मैं ये पूछना चाहता हूं इसमें से इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा है? तो आप किसका बोलोगे इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा है? ए का इनॉल कंटेंट बी से ज्यादा है। तो किसी ने पूछा वाई, ऐसा क्या है कि बी का इनॉल कंटेंट कम है, ए का ज्यादा है? तो ये है, इसके पास रेजोनेंस भी है, डबल सिंगल डबल, और साथ साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। और इसके पास रेजोनेंस नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन तो है, अभी भी बन जाएगी, मगर रेजोनेंस नहीं है। तो इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा? ए का। तो हमेशा ध्यान रखना इनॉल कंटेंट उन्हीं का ज्यादा होता है जो कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में आते हैं। इनॉल कंटेंट उन्हीं का ज्यादा होता है जो कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में आते हैं। जो हाइड्रोजन कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में होंगे उनका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। तो यदि तुमसे कोई कहता है कि इसका इनॉल फॉर्म बनाओ, तो तुम ये वाला बनाओगे, ये वाला नहीं। पॉसिबल इनॉल फॉर्म बनाओ तो फिर ये वाला भी बनेगा, ये वाला भी बनेगा, मगर मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म बनाने को बोला जाए तो ये वाला बनाओगे, तो फिर ये वाला बनाओगे। ठीक है ना? तो जरा ध्यान रखिएगा। अब बात को और आगे ले चलते हैं कि इनॉल फॉर्म इसी तरह से बढ़ता हुआ फिनॉल तक पहुंच जाता है। अब बात आती है कि फिनॉल 100% इनॉल फॉर्म क्यों है? देखो ये फिनॉल है, यदि हम इसका कीटो फॉर्म बनाए तो मेरे दोस्त कीटो फॉर्म इसका ये आएगा, ऐसा। क्यों? ये बॉन्ड ऐसे चला गया, हाइड्रोजन यहां पे आ गया, ये आया। अब जरा बताना ये क्या है? फिनॉल सभी बच्चों को पता है एरोमेटिक होता है, मगर क्या ये एरोमेटिक है? ये नॉन एरोमेटिक हो गया। नॉन एरोमेटिक क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे क्या है? sp3 है, प्लेनर है मगर प्लेनर नहीं है, ये कार्बन sp3 है, तो नॉन एरोमेटिक है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, इसी वजह से इसका इनॉल फॉर्म क्या होता है? लगभग 100% के आसपास होता है। और इसका कीटो फॉर्म क्या होता है? ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि वो एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है। तो यार इनॉल फॉर्म बनाने से एरोमेटिसिटी आ रही है, एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है, तो इसी वजह से इक्विलिब्रियम उधर ही की ओर भागता रहता है। इसीलिए इक्विलिब्रियम क्या होता है? उधर की ओर ही जाता है। ठीक है ना? क्योंकि तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरा देखिएगा। ठीक है, सेलेक्ट द कंपाउंड विच है मैक्सिमम इनॉल कंटेंट। वो कंपाउंड सेलेक्ट करो जिसके पास मैक्सिमम इनॉल कंटेंट हो। ऑप्शन में दिया, ऑप्शन लिखा है कीटोन, ऐसे। एक ऑप्शन मैंने लिख दिया बेटा ये, ध्यान दीजिए, ये देखो, एक ऑप्शन बेटा मैंने लिख दिया ये, ध्यान दीजिए, ये देखिए। और एक प्यारे बच्चों मैंने ऑप्शन दिया ये कि मैक्सिमम इनॉल कंटेंट किसका होगा? मैक्सिमम इनॉल कंटेंट किसका होगा, ये बात आपको बतानी है। ये देखो, मैंने बताओ मैक्सिमम इनॉल कंटेंट किसका होगा, तो तुम क्या करोगे? इसको टिक करोगे। क्यों टिक करोगे? बाकी सब इनॉल कंटेंट होने पर एरोमेटिक करेक्टर नहीं ला रहा है। ये जो है, यदि मैं इसका इनॉल फॉर्म बनाऊं तो देखो ये ऐसे आया, ये ऐसे गया, हाइड्रोजन यहां से यहां शिफ्ट हुआ। जब हाइड्रोजन यहां से यहां शिफ्ट हुआ तो बेटा ये देखो कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया। चेक करो, ये फिनॉल हो गया, तो ये कैसा हो गया है? एरोमेटिक हो गया है। तो 100% इनॉल फॉर्म इधर है
और इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल इनॉल फॉर्म बनाने से एरोमेटिक नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर ये है। इसलिए आंसर क्या है? ये है। तो इनॉल कंटेंट किसका होगा? इसका ज्यादा होगा। तो जरा ध्यान रखिएगा कि जब भी कहीं इनॉल कंटेंट बनाने कहे तो आप उसके फिगर बना के देख लो। ऐसा तो नहीं है उनमें से कोई जैसे ही तुम उसको इनॉल बना रहे हो तो वो एरोमेटिक हो रहा है। यदि वो इनॉल बनाने से एरोमेटिक हो रहा है तो उसका इनॉल कंटेंट 100% के आसपास होगा। जैसे इस मॉलिक्यूल को चेक करो, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि इसका इनॉल कंटेंट कैसा होगा, दूसरों से कम होगा कि ज्यादा होगा, बताओ? तो तुम कहोगे यार दूसरों से कम होगा। अब जरा इसको गौर से समझिएगा, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, और दोस्त यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है। अब यदि मैं इसको ऐसे माइग्रेट करा दूं, देखिए कैसे, ये यहां पर, ये यहां पर इनॉल बन गया। इसी तरह इसका करा दो, ये बॉन्ड यहां, ये यहां इनॉल बन गया। इसी तरह इसको करा दो, ये बॉन्ड यहां पर और ये यहां इनॉल बन गया। तो जरा देखना क्या हुआ है, गौर समझिएगा। एक बॉन्ड यहां पे आ गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया? OH में। इसको चेक करो, एक बॉन्ड यहां आ गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया? OH में। ठीक है, इसको चेक करो, एक बॉन्ड यहां आ गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया? OH में। जरा बताना ये क्या हो गया? एरोमेटिक। और एरोमेटिक हो गया है तो इनॉल कंटेंट क्या होगा? लगभग 100% होगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का भी कि इनॉल कंटेंट एरोमेटिसिटी यदि बढ़ रही है इनॉल बनाने से, तो ध्यान रखिएगा वो 100% के आसपास का इनॉल कंटेंट वाला मॉलिक्यूल होगा। वो 100% के आसपास इनॉल कंटेंट वाला मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए सब लोग? कैसे निकालोगे इनॉल कंटेंट? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। कोई बच्चा बता सकता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे पकड़ी जाए? यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का बच्चों मेरे पास कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा और हमें उसको कैसे करना होगा, इस बात का डिस्कशन करते हैं। बताओ। तो देखो, पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होती कब है? जब सिंगल बॉन्ड जो हो, सिंगल बॉन्ड रोटेट ना हो रहा हो। यदि सिंगल बॉन्ड में रोटेशन नहीं है तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आती है। देन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अकर्स। तो वहां पर मेरे दोस्तों ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आ सकती है। यदि सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन नहीं हो रहा है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड रोटेट नहीं करेगा तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन मिलती है। अब बात ये आती है दोस्त कि सिंगल बॉन्ड कहां कहां रोटेट नहीं होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, सिंगल बॉन्ड कहां कहां रोटेट नहीं होता। कंडीशन नंबर 1, जब आप क्या कर दो? डबल बॉन्ड फॉर्म कर दो। यदि डबल बॉन्ड फॉर्म कर दोगे तो सिंगल बॉन्ड का रोटेशन नहीं होगा। ठीक है, यदि डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया तो सिंगल बॉन्ड का रोटेशन नहीं होगा, नहीं तो डबल बॉन्ड बनेगा ही नहीं, ब्रेक हो जाएगा। तो पहली कंडीशन ये है कि जहां पर डबल बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड रोटेट नहीं होता है। दूसरी कंडीशन, और क्या कंडीशन है? यदि आप रिंग फॉर्म कर दो, साइक्लिक रिंग, यदि कहीं पर रिंग फॉर्मेशन है तो भी सिंगल बॉन्ड रोटेट नहीं होगा, नहीं तो रिंग ब्रेक हो जाएगी। जैसे ये देखो, हमने एक साइक्लिक रिंग बना दी, तो ये साइक्लिक रिंग वाले सिंगल बॉन्ड रोटेट नहीं हो रहे होंगे, यहां पर भी रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तीसरी कंडीशन देख लो, यदि हम कुछ ऐसा कर ले गए तो साइक्लिक रिंग के साथ साथ डबल बॉन्ड, साइक्लिक रिंग के साथ साथ डबल बॉन्ड, ये देखो इसको कहते हैं, ये देखो ऑक्साइम कंडीशन, ये ऑक्साइम ग्रुप होता है। और डबल बॉन्ड में हमारे पास 3 कंडीशन होती है जहां पर हमें आइसोमरिज्म चेक करनी है। एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। ये देखो, तो सबसे पहली बात ये समझो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कब आएगी। तो मेरे दोस्तों, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तभी आती है कि जब सिंगल बॉन्ड रोटेट ना हो। जब सिंगल बॉन्ड रोटेट नहीं होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आएगी। अब बात आती है कि सिंगल बॉन्ड रोटेट कब नहीं होगा,
तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, सिंगल बॉन्ड कब रोटेट नहीं होता है? पहला, यदि दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड बन गया तो सिंगल बॉन्ड रोटेट नहीं होगा। उनमें से ये 3 केस हमें पढ़ने हैं। यदि कहीं पे रिंग फॉर्मेशन हो गया है तो भी सिंगल बॉन्ड रोटेट नहीं होगा। यदि रिंग और डबल बॉन्ड दोनों फॉर्म हो गए एक साथ तो भी सिंगल बॉन्ड रोटेट नहीं होगा। तो सिंगल बॉन्ड कब कब रोटेट नहीं होता है? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होने पर रोटेट नहीं होता है, रिंग फॉर्म होने पर रोटेट नहीं होता है, रिंग विद डबल बॉन्ड फॉर्म होने पर भी सिंगल बॉन्ड रोटेट नहीं होगा। और जब सिंगल बॉन्ड रोटेट नहीं होता है तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आती है। पहला पॉइंट हो गया। अब बात होती कि आती कैसे है, इस पर चलते कि भाई आएगी कैसे। तो जरा गौर से समझो, जो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं वो क्या है, जरा देखो। हमें क्या करना है? 2 and more than 2 and 2 and more than 2 figure form by different arrangement of atom oblique group in 2-dimensional या 3-dimensional space 2-dimensional 3-dimensional एटम प्लेन पर 2-dimensional 3-dimensional स्पेस में एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए। और ध्यान रखिए ज्योमेट्रिकल में मैंने अभी पीछे पढ़ाया था स्टीरियो में कि बॉन्डिंग अरेंजमेंट सेम होगा, बॉन्डिंग अरेंजमेंट सेम होगा। मतलब जिसके साथ जिसने जो बॉन्ड बना रखा है वो उसी के साथ बना के रखेगा। बॉन्डिंग अरेंजमेंट क्या है? कांस्टेंट है, बॉन्ड नहीं चेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल उठाया, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है। गौर से देखो प्यारे बच्चों, किसी ने कहा बताओ इसमें क्या हो सकता है, तो मैंने कहा देखो यार इसके 2 फिगर पॉसिबल है। किसी ने कहा कौन कौन से 2 फिगर पॉसिबल है? डबल बॉन्ड के अबाउट 2 फिगर पॉसिबल है। तो किसी ने कहा यार तुम डबल बॉन्ड के अबाउट क्यों बता रहे हो? तो भैया हम ज्योमेट्रिकल डिस्कस कर रहे हैं ना यार, तो जब ज्योमेट्रिकल दो डिस्कस करेंगे तो डबल बॉन्ड के अबाउट ही तो बात करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड का रोटेशन नहीं होना चाहिए। तो सिंगल बॉन्ड यहां पर तो रोटेट हो रहा है, तो यहां पे क्यों डिस्कस करेंगे? ज्योमेट्रिकल तो इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में मिलेगी ना, तो इसी बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। मैंने कहा इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में भी हम इसके 2 फिगर बना सकते हैं। तो किसी ने कहा कैसे? तो मैंने कहा देखो ऐसे, इस तरह से। मैंने कहा देखो ये दोनों फिगर अलग अलग है। उन्होंने कहा ऐसे कैसे? तो मैंने कहा देखो ये एक दूसरे से 180 पे है और ये दोनों एक दूसरे से 180 पे नहीं है, तो इसका मतलब अलग अलग फिगर है। तो उन्होंने कहा हाँ। तो इन फिगर को हम लोगों ने नाम दे दिया। इन फिगर को क्या नाम दिया गया? जरा जरा देखो, जब ये इस डॉटेड लाइन के एक साइड होते हैं तो उसको बोलते हैं सिस। सिस का मतलब होता है सेम साइड, ऐसे। और ये सिस और ट्रांस कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। सिस और ट्रांस तो नॉमेनक्लेचर है। ये बच्चे गलत बताते हैं कि सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं। वो ये कह रहा है कि इस डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन नहीं हो रहा है, तो इसके 2 फिगर पॉसिबल है। अब 2 फिगर में से कौन सी फिगर की बात चल रही है बताओ? आईपीएसी नॉमेनक्लेचर के हिसाब से दोनों का नॉमेनक्लेचर सेम आएगा। तो उन्होंने नॉमेनक्लेचर के लिए एक और टर्म बढ़ा दिया कि जब दोनों ग्रुप सेम टाइप के ग्रुप एक साइड हो तो उनको सिस बोलो, और जब सेम टाइप के ग्रुप अपोजिट साइड हो तो उनको ट्रांस बोलो। तो सिस और ट्रांस नॉमेनक्लेचर के हैं, सेम साइड, ठीक है। सेम टाइप के ग्रुप सेम साइड हो तो उसको क्या बोलते हो? और जब अपोजिट साइड हो तो उसको क्या बोलते हो? ट्रांस बोलते हो। बात समझ रहे हो? जब हमारे पास सेम टाइप के ग्रुप अपोजिट साइड है तो ट्रांस, और सेम साइड है तो सिस। तो सिस और ट्रांस जो है नॉमेनक्लेचर के नाम है। हमें तो बस इतना देखना है कि डबल बॉन्ड घूम नहीं रहा है और उसके रिस्पेक्ट में हम 2 या 2 से ज्यादा फिगर बना देते हैं तो ज्योमेट्रिकल है। डबल बॉन्ड घूम नहीं रहा है, उसके रिस्पेक्ट में हम 2 या 2 से ज्यादा फिगर बना देते हैं तो ज्योमेट्रिकल है।
अब उनके नॉमेनक्लेचर के लिए हम सिस और ट्रांस पढ़ते हैं कि भैया इस वाले फिगर का नॉमेनक्लेचर सिस है, इस वाले फिगर का नॉमेनक्लेचर ट्रांस है। बात समझ रहे हो? तो पहली कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड नहीं घूमना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, उस डबल बॉन्ड के अबाउट हमें 2 या 2 से ज्यादा फिगर मिल जानी चाहिए, और यदि उस डबल बॉन्ड के अबाउट 2 या 2 से ज्यादा फिगर मिल गए तो ज्योमेट्रिकल है। ये देखो, और इस टाइप में जब सेम टाइप के ग्रुप सेम डायरेक्शन में होते हैं, प्लेन के एक साइड में होते हैं, तो हम उनको सिस कहते हैं, और जब बच्चे दोनों साइड में होते हैं तो हम उनको ट्रांस कहते हैं, अपोजिट साइड में होते हैं तो ट्रांस कहते हैं। अब जरा बताओ, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? चेक करो, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? बॉन्ड ब्रेक, देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने का मतलब बॉन्ड रोटेट नहीं हो रहा है, तो बॉन्ड रोटेट नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या ज्योमेट्रिकल थोड़ी है। ज्योमेट्रिकल का मतलब है बॉन्ड रोटेट ना हो और मिनिमम 2 फिगर बन जाए। अब आप इसके जरा 2 फिगर बना के देखो, पहला फिगर तो ये आ गया, दूसरा फिगर बना के देखो, डबल बॉन्ड के अबाउट दूसरा फिगर बनाना है, तो दूसरे फिगर में क्या कर सकते हो, या तो इनको घुमा सकते हो या उनको घुमा सकते हो, तो यार वो तो सेम ही है, तो इसी को घुमा लो। तो किसी ने क्या किया, CH3 को नीचे कर दिया, H को ऊपर कर दिया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो घूम सकता है ना, और इसको ऐसे कर दिया। अब बताओ इस फिगर और इस फिगर में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, ये तो दोनों क्या है, सेम फिगर है। और लिख दो, इसके 2 फिगर मिल ही नहीं रहे, तो जब 2 फिगर नहीं मिलना है तो ज्योमेट्रिकल कैसे? ज्योमेट्रिकल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डबल बॉन्ड मिल जाए, ज्योमेट्रिकल का मतलब ये है कि पहले तो सिंगल बॉन्ड रुकना चाहिए, और जब सिंगल बॉन्ड रुक गया तो उसके रिस्पेक्ट में 2 फिगर भी आने चाहिए। जैसे यहां हुआ है, डबल बॉन्ड बना तो क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड का रोटेशन बंद हो गया, अब उस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में 2 फिगर भी आने चाहिए मिनिमम, तो ज्योमेट्रिकल है। अब यहां सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनने से ज्योमेट्रिकल की पहली कंडीशन तो अप्लीकेबल हो गई कि हाँ यहां ज्योमेट्रिकल हो सकता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड रुक गया है, मगर 2 फिगर नहीं मिलना है, और 2 फिगर नहीं मिलना है तो ये आइसोमरिज्म की कंडीशन ही नहीं है। इसका मतलब ये जो है GI नहीं शो करेगा। तो जब भी कहीं पर टर्मिनल कार्बन में सेम एटम या सेम ग्रुप जुड़े हैं तो वो कभी भी GI नहीं सही करेगा, क्योंकि यदि ये सेम रहेंगे तो इनको चाहे जितना चेंज करते रहो सेम ही नॉमेनक्लेचर आएगा, है ना। तो इस बात को हम एक नोट में डाल देते हैं, इस बात को हम नोट में क्या देते हैं, यदि हमारे पास जो टर्मिनल कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन, टर्मिनल डबल बॉन्डेड कार्बन है, कार्बन एटम हैव आइडेंटिकल या फिर सेम एटम ऑब्लिक ग्रुप। यदि डबल बॉन्डेड कार्बन के पास आइडेंटिकल एटम है, आइडेंटिकल ग्रुप है, तो वो कभी भी GI नहीं शो करेगा, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वो क्या करेगा, नहीं देगा, ये ध्यान रखिए। यदि क्या है, जो टर्मिनल कार्बन है या फिर हमारा देखो टर्मिनल डबल बॉन्डेड कार्बन आइडेंटिकल ग्रुप हो तो वो GI नहीं देगा। हाँ, मिनिमम ओनली 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ये भी ध्यान रखना कि मॉलिक्यूल में एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए, यदि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो शो करेगा। जैसे ये देखो, क्योंकि हो सकता है आगे चल के आप इस बात को भूल जाओ, इस बात को देखिए, ध्यान दीजिए। अब बताओ, देखो यहां पर दोनों टर्मिनल है, इस पर दोनों ग्रुप क्या है, सेम, तो क्या ये GI नहीं करेगा? करेगा। इसके 2 फिगर आएंगे, कैसे आएंगे देखो, एक फिगर ये आया, अब देखो हाइड्रोजन सेम साइड है तो ये क्या हो गया, सिस, और एक फिगर बच्चों ने ये बना दिया,
ये देखो बच्चों, ये क्या है, पूरा बॉन्ड है ना, ऐसे। अब देखो, अब हाइड्रोजन कैसे हैं, अब आप चेक करो तो हाइड्रोजन डायगोनली है, ये देखो है। तो अब क्या हुआ, ट्रांस हो गया, दो अलग अलग फिगर है कि नहीं, जबकि टर्मिनल पे तो सेम एटम है। तो ये जो टर्मिनल पे सेम एटम होने पर जीआई नहीं मिलती है, उसके लिए एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। यदि किसी के पास दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो टर्मिनल पे सेम एटम है फिर भी मिल जाएगी। देखो ये देखो, मैंने एग्जांपल दिया है, तो ध्यान रखिए, जब एक डबल बॉन्ड होता है तो नहीं मिलती है, मगर यदि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो मिलेगी। ठीक, तो यदि मैं कहता हूं कि जरा बताना कि ये जीआई शो करेगा कि नहीं, तो उसके लिए एक एक करके समझ लो। पहले ये बात आ गई, इसको क्या बोलते हैं, सिस और ट्रांस। अब थोड़ा और बताते हैं, कॉन्सेप्ट को समझो। एंटी एंड सिन, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये क्या होता है? देखो इस बात को जरा सारे बच्चे समझे, इसको बोला जाता है ऑक्साइम ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, ये ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप है। C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NOH ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप होता है। अब यदि किसी बच्चे ने इसके दो फिगर ऐसे बना दिए, इसको मैंने R कह दिया, इसको H कह दिया, देखिए एक फिगर बच्चे ने ये बना दिया ऐसे, और एक फिगर बच्चे ने ये बना दिया, तो ये दोनों फिगर यार दोस्त सेम तो नहीं है, क्यों प्यारे बच्चों, ये दोनों फिगर अलग अलग हैं कि नहीं है, चेक कर लो। कैसे चेक करें, तो जरा देखो यार इस बात को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डायगोनली है, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, एक साइड में। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साइड में होते हैं तो सिन बोलते हैं, और जब अपोजिट साइड में होते हैं तो ट्रांस बोलते हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साइड में होते हैं तो सिन बोलते हैं, और जब अपोजिट साइड में होते हैं तो ट्रांस बोलते हैं। है यहां पर भी डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दो फिगर मिल गए, एक ये, मगर ये तभी पॉसिबल है जब इससे क्या हो, दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, टू डिफरेंट एटम ऑब्लिक ग्रुप होने चाहिए। देखो इस कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप या एटम अटैच होने चाहिए, तभी कहीं पर जाके हमें ज्योमेट्रिकल मिलेगी। तो ऑक्साइम कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल शो करता है, मगर उनके नॉमेनक्लेचर लिखे जाते हैं सिन और एंटी। जब H और OH सेम साइड होते हैं तो सिन, और H और OH जब अपोजिट साइड होते हैं तो एंटी। ठीक है, और मिलेगा कब, जब इस कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप हो, जैसे H और R लगा है, ये दोनों HH कर दोगे तो सेमी फिगर रहेगा, दोनों RR कर दोगे तो सेमी फिगर रहेगा, दो डिफरेंट ग्रुप मिलेंगे ही नहीं। तो हम लोगों ने इतनी देर में सीखा क्या है, इतनी देर में ये सीखा है कि जब कहीं पर सिंगल बॉन्ड रोटेट नहीं हो रहा है, तो उस सिंगल बॉन्ड रोटेट जब नहीं हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में देख लो कि क्या दो फिगर मिल सकते हैं, यदि मिल सकते हैं तो ज्योमेट्रिकल है। अब जरा देखो यार प्यारे बच्चों, अब एक और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इसको भी देख लो, जैसे ये है। अब इसके दो फिगर पॉसिबल है, कैसे दो फिगर पॉसिबल है, एक बच्चे ने फिगर ऐसे बना दिया, देखिएगा दोनों लोन पेयर एक दूसरे के अपोजिट में है, तो इसको बोल देते हैं ट्रांस। और जब दोनों लोन पेयर एक दूसरे के सेम साइड हो ऐसे, तो इसको बोल देते हैं सिस। ये देखो इसके भी दो फिगर पॉसिबल हो गए, और डबल बॉन्ड के अबाउट दो फिगर मिलना है तो ज्योमेट्रिकल है। ये देखो इस तरह से। तो एक क्वेश्चन आया, ठीक है, सेलेक्ट द कंपाउंड विच शो GI। ये देखो कैसे कैसे कंपाउंड लिखा गया, पहला CH3CH डबल बॉन्ड NOH, दूसरा CH3CH
डबल बॉन्ड C6, तीसरा देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। इसको देखो, अब जरा देख के बताओ कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो ज्योमेट्रिकल शो कर सकते हैं और नहीं कर सकते। बताइए कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो ज्योमेट्रिकल शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखो ये ऑक्साइम लिखा है, ऑक्साइम के कार्बन से दोनों ग्रुप डिफरेंट अटैच हैं, एक हाइड्रोजन अटैच है, एक CH3 अटैच है, तो ये शो करेगा। यदि ऑक्साइम में, ये देखो लिखा है अभी, यदि ऑक्साइम में दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं तो फिर वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, करेगा कि नहीं। तो जरा बताओ कार्बन के पास दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं कि नहीं है। ये कार्बन है, एक कौन अटैच है, हाइड्रोजन, और एक कौन अटैच है दोस्त, CH3। यदि एक हाइड्रोजन और एक CH3 अटैच है, दो डिफरेंट ग्रुप हैं, तो दो फिगर मिल जाएंगे, मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। इसको चेक करो, अब यहां पर भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अबाउट दो फिगर मिल जाएंगे। क्यों फिगर मिल जाएंगे, क्योंकि यहां पर अलग ग्रुप है, यहां पर अलग ग्रुप है। एक बार हम H को क्या कर देंगे, सिस, एक बार H को क्या कर देंगे, ट्रांस। यहां पर ये भी ऑक्साइम है, मगर इस कार्बन से अटैच दोनों एटम सेम है, और जब दोनों एटम सेम है तो इसके दो फिगर मिल ही नहीं पाएंगे। एक फिगर ये बना दिया, अब दूसरा फिगर बना के बताओ क्या आएगा। ये देखो, अब आप क्या कर सकते हो, इनको इंटरचेंज कर सकते हो, तो दोनों H ही है ना, इंटरचेंज करने से नया फिगर थोड़ी हाथ लगेगा, कोई भी एंगल नया नहीं आएगा। अब इसको बताओ, दो डबल बॉन्ड है, क्या फिर भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, तो इसके दो फिगर मिलेंगे नहीं। कोशिश कर लो, इसके दो फिगर मिल ही नहीं रहे है, और जब दो फिगर नहीं मिलेंगे तो ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा। तो ए और बी ज्योमेट्रिकल शो करेंगे। सॉरी बच्चों, थकान बहुत है। ए और बी क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल शो करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इनके दो फिगर मिल जाएंगे। क्यों, कंडीशन मिली, इस कार्बन के पास H और C6H5 है, तो एक बार H और OH सेम साइड हो जाएंगे, एक बार H और OH अपोजिट साइड हो जाएंगे। यहां पर भी वही कंडीशन है, मगर इन दोनों के पास ऐसा नहीं है। अब आ जाते हैं रिंग पे। यदि कहीं रिंग वाला केस होगा तो तुम कैसे पकड़ोगे, तो इस बात को जरा समझो, ठीक है। रिंग के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो GI अबाउट साइक्लिक रिंग। यदि कहीं पर रिंग होगी तो कैसे करोगे, तो जरा इस बात को समझते हैं। देखो ये साइक्लिक रिंग है ऐसे, ये देखो, जब हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो ये फिशर प्रोजेक्शन होता है। स्ट्रेट लाइन जब खींचते हो, आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, ये देखो, जब स्ट्रेट लाइन खींची जाती है तो इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ये देखो, ठीक है, ऐसे। और जब आप ये खींचते हो ऐसी लाइनें किसी कार्बन से, ये खींचने का मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि ये जो एटम है या मॉलिक्यूल है अबव द प्लेन है, और इसका मतलब होता है वो एटम या मॉलिक्यूल बिलो द प्लेन है। और इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है फ्लाईवेज प्रोजेक्शन। फ्लाईवेज प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, थ्री डायमेंशनल फिगर को टू डायमेंशनल फिगर में प्रोजेक्ट करना। थ्री डायमेंशनल फिगर को टू डायमेंशनल प्लेन में प्रोजेक्ट करने को बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो ये एक अलग तरीका है थ्री डायमेंशनल फिगर को टू डायमेंशनल प्लेन में प्रोजेक्ट करने को, जिसको फ्लाईवेज प्रोजेक्शन बोलते हैं, और ये एक अलग तरीका है। इसका तरीके का मतलब है ये और ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, अपोजिट है, एंटी है, अपोजिट है, इसका मतलब ये है। तो अब जरा देखो, यदि कहीं पर यहां पे H लगा है, यहां पे H लगा है, यहां Cl लगा है, यहां Cl लगा है, तो जरा बताओ H और H एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है ना।
ये देखो अपोजिट है ना, ये देखो तो अपोजिट है ना, ये देखो अपोजिट आ रहा है, तो ये अपोजिट है, अपोजिट। और यदि ये अपोजिट है तो ये क्या बोले जाएंगे, ट्रांस। क्यों, क्योंकि ये रिंग रोटेट नहीं होगी, रिंग बन गई है ना तो रिंग रोटेट नहीं होगी। अब इसी चीज को यदि हम फ्लाईवेज प्रोजेक्शन के फॉर्म में कहें तो आप चाहें तो इसी चीज को फ्लाईवेज प्रोजेक्शन के फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हैं, एच ये आ गया, अब जरा देखो ये क्या है, ये है बिलो द प्लेन, और ये क्या है, ये अबव द प्लेन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कहा जा रहा है जैसे ये रिंग है तो अबव द प्लेन ये है और बिलो द प्लेन का मतलब ये है, ये प्लेन है, जो हमारा हाफ है वो प्लेन है। इसका मतलब तुम कह रहे हो एक एज जो है ऊपर की ओर है, ऐसे लगा है, ठीक है, और दूसरा एज जो है नीचे की ओर है, ऐसे लगा है, तो ये तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना। तो फ्लाईवेज प्रोजेक्शन में अपोजिट दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका अपोजिट का रिप्रेजेंटेशन ही अलग अलग है। गौर समझो, फ्लाईवेज प्रोजेक्शन में अपोजिट दिखना नहीं चाहिए। जैसे ये देखो दिख नहीं रहे हैं, एच इधर है एच इधर है, दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही टाइप के हैं ना, वहां प्रोजेक्शन ही अलग है, डॉटेड और वेज के फॉर्म में प्रोजेक्शन है। और जो लाइन होता है, लाइन में दिखना चाहिए कि अपोजिट है। क्यों, क्योंकि अबव द प्लेन वाले के लिए भी सेम लाइन है और डाउन द प्लेन वाले के लिए भी सेम लाइन है, मगर फ्लाईवेज प्रोजेक्शन में अबव द प्लेन वाले के लिए अलग लाइन है, वेज लाइन होती है, चौड़ी सी लाइन ये ऐसे, और बिलो द प्लेन वाले के लिए डॉटेड लाइन होती है। तो इन्होंने बॉन्ड को रिप्रेजेंट करा दिया है, तो हम बॉन्ड से पकड़ लेते हैं कि ये ऊपर है और ये नीचे है। तो एटम को रिप्रेजेंट कराना जरूरी नहीं कि दोनों अलग अलग होने चाहिए, वो बॉन्ड से पकड़ में आ जाता है। और इसमें एटम को रिप्रेजेंट कराना जरूरी है, बॉन्ड से पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही सॉलिड लाइन लिखी है। तो वहां एटम की लोकेशन दिखानी पड़ेगी कि हाँ ये अपोजिट है, और दोनों लोग एक ही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो, और ये भी क्या है, ट्रांसफिगर है। तो फ्लाईवेज प्रोजेक्शन क्या करता है, बॉन्ड को रिप्रेजेंट कराता है, और फिजर प्रोजेक्शन क्या करता है, एटम को रिप्रेजेंट कराता है, मगर दोनों एक ही बात बता रहे होते हैं। तो देख रहा, देखो रिंग के अबाउट कैसे निकलेगी, जैसे ये देखो, अब मैंने कहा जरा ये बताओ ये सिस है या ट्रांस है, ये कैसा फिगर है आपके हिसाब से, ये सिस फिगर है या ट्रांस फिगर है? तो देखो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, तो इस तरह का है, इसमें ये दोनों एक जैसे हैं, एक ही जगह पे है ना, एक ही तरफ है, तो ये कैसा है, सिस। और यही ये बात ऐसे लिख देता, ये देखो, ओह एक मिनट बच्चों रफ करने दो, ये देखो, अब ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये क्या है, ट्रांस है। क्यों, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में दिया गया है, और अपोजिट का मतलब क्या होता है, ये देखो एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, तो ट्रांस होता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन लाइन स्ट्रक्चर में है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर में है। और इसी चीज को फ्लाईवेज में बनाना हो तो ऐसे बना दोगे, इसमें जरूरी नहीं कि मुझे अपोजिट दिखाना पड़े। ये देखो, ये सिस है, ये देखो ये ट्रांस है, इसमें मैंने बॉन्ड को दिखा दिया है। बात समझ रहे हो मेरी, पकड़ पाओगे तो चलो जरा बताओ, पहले तो ये बताओ क्या इसमें और सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। मैंने एक मॉलिक्यूल लिख दिया है आपके लिए ऐसे, बताओ क्या सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म है, क्या सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म है इस मॉलिक्यूल में? तो इस मॉलिक्यूल के क्या दो फिगर मिल पाएंगे आपको? तो आपने देखा कि क्या इस मॉलिक्यूल के हमें दो फिगर मिल पाएंगे, कैसे, HCl ClH, किसी ने कहा मैं ऐसे भी तो बना सकते हैं, HCl ClH। क्या ये सेम फिगर है? नहीं, इसमें क्या है, ये सिस है और ये ट्रांस है,
तो इस मॉलिक्यूल के 2 फिगर मिल गए ना, तो ये ज्योमेट्रिकल है। इस मॉलिक्यूल के 2 फिगर मिल गए तो ये ज्योमेट्रिकल है। अब देखो ये, क्या ये ज्योमेट्रिकल है? तो बच्चे ने कहा हाँ सर इसके 2 फिगर मिल तो गए। देखिए बच्चे ने कहा सर इसके 2 फिगर मिल तो गए, HCl H और Cl। देखो 2 फिगर मिल गए, तो क्या ये 2 फिगर हमारे हैं? तो जरा देखो 2 फिगर मिल गए, सिसो ट्रांस है? नहीं, यहां पर सिसो ट्रांस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक फिगर है। ऐसे कैसे पता चलेगा? इसको लाइन को काटो जरा 2 इक्वल पार्ट में, ये देखो यदि हमारे पास एक लाइन ड्रा करने से दोनों तरफ सेम चीज आ रही है, जो इधर है ओ ऐसे, ये देखो जो इधर है वही पार्ट इधर है, सेम पार्ट है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है, 2 इक्वल पार्ट। यदि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वहां पर ज्योमेट्रिकल नहीं है। और वही बात यहां पर आ रही है, ये देखो ये भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो यहां पर ज्योमेट्रिकल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों सेम फिगर है, अलग अलग फिगर नहीं है, अलग अलग फिगर नहीं है। चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, बात एक ही है कि नहीं? क्यों? इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट के बराबर है, इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट के बराबर है, तो सेम ही फिगर तो होगा। और इसमें ऐसा नहीं है ना, मानो चेक करके देख लो, आप चाहे जैसे डाल लो, देखो कैसा करना चाहते हो, चाहे जैसे कर लो, सेम पार्ट मिलेगा ही नहीं, डाल के देख लो। ऐसे करते हो, ये देखो तो इधर वाला पार्ट उधर वाले पार्ट के बराबर नहीं है, इधर कितने सारे कार्बन है, उधर सिर्फ एक ही कार्बन है? ऐसा करते हो तो ये देखो H किसके ओवरलैप में जा रहा है? H और Cl ओवरलैप नहीं होंगे, Cl और Br ओवरलैप नहीं होंगे, तो एक जैसे है नहीं फिगर। कार्बन भी एक जैसे नहीं है, इसमें है। तो अब आपका मन कर, अच्छा सॉरी, अब आपका मन कर रहा होगा हम और फिगर बताएंगे, तो मैंने कहा ठीक है यार बता लो। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? ये तो जरा देखो ये दोनों आइडेंटिकल है, ये देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम पार्ट है? तो ये जीआई शो करेगा? नहीं, इसके 2 फिगर मिल ही नहीं सकते। और ये क्या हुआ, मैंने ये जो कंडीशन बताई थी इस कंडीशन को देखो, ऑक्साइम वाली कंडीशन कहां बताइए? अब जरा देखो ऑक्साइम वाली, जो ऑक्साइम का कार्बन है उससे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, लिखा है जो ऑक्साइम का कार्बन है उससे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। और आपने क्या कर रखा है, जो ऑक्साइम का कार्बन है, ये कार्बन ऑक्साइम का है ना, ये वाला, इस कार्बन से दोनों सेम चीज लगी है, तो ये ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा। मगर इसी चीज को यदि मेरे दोस्त मैं ऐसे कर दूं तो शो करने लगेगा। ये देखो अब ये ज्योमेट्रिकल शो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब आप जब लाइन डालोगे तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, इधर CH3 है इधर CH3 है नहीं, तो ये क्या करेगा, GI शो करेगा, है ये क्या करेगा, GI शो करेगा। क्यों? क्योंकि इक्वल 2 पार्ट में ना डिवाइड होने का मतलब ये एक अलग तरह का कंपाउंड लीगेंड है और ये एक अलग तरह का लीगेंड है, लीगेंड बोलो या ग्रुप बोलो, 2 अलग अलग तरीके के हैं। तो साइक्लिक रिंग में भी जरा हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से ज्योमेट्रिकल मिलेगी, ठीक है? देखो जरा आपकी डिमांड पे इसको जरा समझो, जरा बताना कि इसका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ये देखो HCl, H और Cl, ये क्या है, थोड़ा सा अच्छा फिगर बना देता हूं, ये देखो देखिए H और Cl,
H और Cl। ये क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? तो बिल्कुल करेगा। एक बार दोनों H सेम साइड कर दोगे, एक बार अलग साइड कर दोगे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो जाएगा। कर लोगे? यदि आप कहते हो कर लोगे, तो इसमें सेलेक्ट करना है कौन कौन जीआई शो कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। बताओ, क्या ये जीआई शो कर सकता है? इसका दूसरा फिगर कैसे बनाओगे? देखो, एक यहां पे अच्छा है, यहां पे अच्छा है, इसका दूसरा फिगर कैसे बनेगा? इसके दो फिगर ऐसे पॉसिबल है। क्या ये जीआई शो कर सकता है मेरे दोस्त? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके दो फिगर पॉसिबल ही नहीं होंगे। बनाओगे कैसे? है कि नहीं? अब दोनों OH दोनों H एक साइड आ गए। अब किसी ने कहा यार दोनों OH एक साइड करने हैं, तो हम ऐसे कर दें। देखिए, एक H आपने इधर कर दिया, एक H आपने इधर कर दिया, तो जब H इधर करोगे तो ये रिंग को उधर ले जाना पड़ेगा, और जब आप रिंग को उधर ले जाओगे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना। देखो, ये रिंग पकड़ के उधर कर दी तुमने, ऐसे, ये उधर चला गया, तो ये ट्विस्टेड रिंग हो जाएगी कुछ इस तरह की, इस तरह से, ऐसे। और ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव शो करेगा? नहीं। तो क्या ये शो करेगा? नहीं, ना ये करेगा ना ये। क्यों? क्योंकि यदि हमको H अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है तो रिंग को ट्विस्ट करना पड़ेगा, और रिंग ट्विस्ट जो हो रही है उससे अनस्टेबिलिटी आएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ना यहां पे ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, ना यहां पे ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। तो ना तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ना ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, है कि नहीं? ना ये करेगा, ना ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। क्यों? क्योंकि रिंग ट्विस्ट नहीं हो सकती है। रिंग ट्विस्ट हो जाएगी तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। अब जरा देखो यार, बात को और आगे बढ़ाई जाए। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यदि कहीं ये निकालने को आ गए तो कैसे निकालोगे? जरा देखो, इसमें केस है 3। केस नंबर 1, इफ बोथ टर्मिनल डबल बॉन्डेड कार्बन if both double bonded terminal double bonded carbon have same atom ऑब्लिक लीगेंड बोल दूं या ग्रुप बोल दूं, बात एक ही है। यदि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम जो हैं, जो दोनों टर्मिनल डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, वो कैसे हो? सेम हो, तब क्या होगा? डबल बॉन्डेड जो कार्बन है टर्मिनल वाले, वो सेम हो, उनके पास जो एटम या ग्रुप लगे हो वो सेम लगे हो। मतलब कुछ आप ये कहना चाह रहे हो, ये देखो, ये टर्मिनल है, ये देखो। अब मेरे दोस्त जरा इस बात को पकड़ो, देखो क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, ये जो हमारा टर्मिनल डबल बॉन्ड है, इसके पास जो लीगेंड है वही लीगेंड इसके पास भी है। चेक करो, HCS3 HCS3। यदि कहीं पर ऐसा है तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे? तो आप दो बातें चेक करोगे। तो वहां पर आप दो बातें चेक करोगे, ए और बी। ए और बी क्या बातें हैं जरा समझना। ए, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यदि ऑड है तो क्या होगा? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को हमने n कह दिया है, और यदि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन है तो क्या होगा?
जरा बात गौर समझो, जो हमारे टर्मिनल डबल बॉन्डेड कार्बन हैं, यदि वो दोनों सेम एटम या सेम लिगेंड से अटैच हैं तो आप चेक करोगे कि डबल बॉन्ड इवन है या ऑड है। यदि डबल बॉन्ड ऑड है तो आंसर आएगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और यदि इवन है तो आंसर आएगा 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, ऐसे। अब आप इस चीज को चेक करिए कि कब कब कितने कितने आंसर आएंगे। ठीक है, यदि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैसे हैं, इवन है या ऑड है, तो हमें एक चेक करना है। तो अब जरा करके देखो क्या आएगा इस बात को। तो जरा देखिए, जैसे इसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड और तीन डबल बॉन्ड। तीन डबल बॉन्ड है, तीन क्या होता है, इवन या ऑड? ऑड। तो ऑड वाले में रख दो, तो 2 3 माइनस 2 और 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया मेरे दोस्त बच्चों, ये हो गया 4 और ये 2 की पावर 2 6। इसका मतलब इनका कहना है कि 6 फिगर पॉसिबल है, इसके टोटल 6 फिगर बनेंगे, इनका ये कहना है। कितने फिगर बनेंगे, 6 फिगर बनेंगे। अब ये देखो, इसमें चेक करो, कर लोगे? अब मैं एक आध क्वेश्चन देता हूं जैसे आपको ये बात समझ में आए। जैसे ये देखो यार, ये एक मिनट देखो बच्चों, ये देखो, अब कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो कितने आएंगे, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, तो वैल्यू डाल दी, 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1, तो ये कितना आ गया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, मतलब 10। 2 की पावर 3 क्या होगा, 8 और प्लस 2 10। बात समझ रहे हो? अब यहां पर हम नोट डालते हैं, नेक्स्ट नंबर का नोट जरा समझो। इफ टर्मिनल डबल बॉन्डेड कार्बन हैव डिफरेंट ग्रुप और एटम, मतलब नॉन सिमेट्रिकल है। मतलब क्या है, नॉन सिमेट्रिकल टर्मिनल है, तो क्या होगा, तो आंसर होगा 2 की पावर n। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, C6H5CH डबल बॉन्ड, ये देखो मेरे दोस्त, अब क्या ये सिमेट्रिकल है, इधर C6H5 है उधर CH3 है, नॉन सिमेट्रिकल है। एक तरफ बेंजीन रिंग लगी है दूसरी तरफ बेंजीन रिंग है ही नहीं। तो जब ये नॉन सिमेट्रिकल है तब आप आसानी से ये बात कह सकते हो कि हम आंसर ये वाला लगा लेंगे। तब आंसर क्या आएगा, 2 की पावर n, और n की वैल्यू क्या है, 2 डबल बॉन्ड है, मतलब 4, मतलब 4। ठीक है, अब कुछ बातें नोट डाल के लिख रहा हूं, इनको जरा समझो। यदि हमारे पास कहीं पर सक्सेसिव डबल बॉन्ड हैं, कुछ इस तरह से, पहले समझा देता हूं, ये देखो ये, तो अब इनको कितने डबल बॉन्ड काउंट किया जाएगा, एक डबल बॉन्ड। इस पूरे को एक डबल बॉन्ड मानोगे, एक डबल बॉन्ड। यदि कहीं से लाइन से डबल बॉन्ड है तो उस पूरे को एक डबल बॉन्ड मानोगे। ठीक है, नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, यदि कहीं पर
टर्मिनल वाला डबल बॉन्ड तो है मगर ज्योमेट्रिकल नहीं शो कर रहा है, दोनों एटम सेम है, तो इसको जीरो डबल बॉन्ड मानोगे। जीरो डबल बॉन्ड मतलब इसको काउंट नहीं करोगे। जीरो डबल बॉन्ड मानने का मतलब समझ रहे हो, इसको काउंट नहीं करोगे। दो कंडीशन समझो, यदि सक्सेसिव डबल बॉन्ड है तो उसको एक मानोगे, और यदि कहीं पर दोनों टर्मिनल हाइड्रोजन या कंपाउंड सेम है तो इसका मतलब उसके रिस्पेक्ट में तो ज्योमेट्रिकल आएगी नहीं, तो जब उसके रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल नहीं आएगी तो उसको जीरो डबल बॉन्ड मानोगे, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में तो ज्योमेट्रिकल पॉसिबल ही नहीं है ना यार दोस्त। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाह रहा हूं, जरा गौर समझिए। देखो एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया, अब प्यारे बच्चे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, अब क्या इसको तीन डबल बॉन्ड लिखना चाहिए? नहीं, ये कोई डबल बॉन्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों क्या है, दोनों एटम सेम है। तो जब दोनों एटम सेम है तो इसके रिस्पेक्ट में तो ज्योमेट्रिकल मिलेगी नहीं, तो इसको काउंट नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड सारे काउंट करने हैं, अब ये नहीं काउंट होगा, तो इसके आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 2 4। किसी ने कहा 2 की पावर 2 क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त अब ये टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल हमारा ये इतना बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो ज्योमेट्रिकल मिल ही नहीं सकती है। तो देखो दोनों टर्मिनल क्या सेम है? नहीं, अनसिमेट्रिकल है, तो 2 की पावर n, 2 की पावर n का मतलब दो डबल बॉन्ड है, 2 की पावर 2 4, ये कहा जा रहा है। इसी तरह से ये बात कही जा रही है, यदि कहीं पर ऐसा हो गया तो ये देखो, अब पूछा जा रहा है ज्योमेट्रिकल बताओ, तो हम कैसे काउंट करेंगे? 1 पूरा 2 3 4। और कैसा है अनसिमेट्रिकल? इधर क्या है देखो, इधर क्या है टर्मिनल पे, और इधर टर्मिनल पे क्या है? सिमेट्रिकल है? नहीं, अनसिमेट्रिकल है ना, तो 2 की पावर 4 कितना आ गया? 8। ऐसे करें, 2 की पावर 4 कितना आ गया? 8। अब जरा देखो यार, यदि ये बात ऐसे लिखी होती तो क्या करते आप? देखिए मेरे दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। अब बताओ यार, अब इसका आंसर कैसे निकालें? बताइए कितना आएगा? तो गौर समझिए, n क्या है? n डबल बॉन्ड है। कौन से डबल बॉन्ड है? जो ज्योमेट्रिकल शो कर सकते हो। तो ज्योमेट्रिकल शो करने की प्रोबेबिलिटी क्या सिर्फ डबल बॉन्ड के पास है? कंडीशन क्या सिर्फ डबल बॉन्ड के पास है? नहीं, रिंग आना भी तो एक ज्योमेट्रिकल शो करने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब रिंग के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल मिल सकती है, तो इसके रिस्पेक्ट में एक ज्योमेट्रिकल मिली, रिंग के रिस्पेक्ट में एक ज्योमेट्रिकल मिली, और इसके रिस्पेक्ट में एक ज्योमेट्रिकल मिली, तो 2 की पावर 3। आंसर क्या हुआ? 8। बात समझना गौर से। पहली बात, ये अनसिमेट्रिकल है, तो 2 की पावर n का फार्मूला लगेगा। अब बात आती है n की वैल्यू क्या है? डबल बॉन्ड 2 है और एक रिंग है ना, तो रिंग के रिस्पेक्ट में भी तो ज्योमेट्रिकल मिलती है। तो हमें n का मतलब है वो पॉइंट जिनके रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल मिलती हो उनको काउंट करना है। n का मतलब क्या है? n का मतलब मेरे दोस्त नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नहीं है, n का मतलब है वो पॉइंट जिनके रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल मिलती हो। जनरली वो डबल बॉन्ड होते हैं तो हम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, ये हमारे आंखों का धोखा है। n वो वैल्यू है जिसके रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल मिलती हो। क्या इसके रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल मिल रही थी? नहीं, तो काट दिया ना मैंने, इसको कहां काउंट किया? क्या इन दोनों के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल मिल सकती है? नहीं, क्योंकि ये तो यार लीनियर है, ये कार्बन तो लीनियर है, तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में मिलेगी नहीं, इसलिए इस पूरे को डबल बॉन्ड मान लिया। अब रिंग लगी है, रिंग के रिस्पेक्ट में तो मिल सकती है ना, इसलिए रिंग को भी एक यूनिट काउंट करोगे, एक डबल बॉन्ड की तरह बिहेव कराओगे, और आंसर कितना आएगा? 2 की पावर 8। आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 8, क्योंकि मैं इसको भी एक रिंग मान के चलूंगा। हम इसको भी क्या करेंगे? एक रिंग मान के चलेंगे। ठीक है ना? बातों को समझ रहे हो? अब जरा देखो लास्ट एंड फाइनल, इजेड आइसोमरिज्म। इजेड
आइसोमरिज्म। ईजेड आइसोमरिज्म क्या होती है यार? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का ही एक टाइप है। कब? जब इस तरह की सिचुएशन हो तो क्या किया जाए? जैसे देखो जरा, मैं आपको एक एग्जांपल से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्त ये लिखा है, किसी ने मेरे से पूछा क्या ये आइसोमरिज्म शो करेगा? तो मैंने कहा हाँ यार, ये डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हमें दो फिगर जरूर मिल जाएंगे। किसी ने कहा कौन कौन से फिगर मिल जाएंगे? तो मैंने कहा एक सिचुएशन तो ये हो सकती है, देखिएगा आप, और एक सिचुएशन ये हो सकती है। अब ये सेम फिगर है या डिफरेंट? पहले तो ये बताओ आप लोग कि ये सेम फिगर है या डिफरेंट? बताओ दोस्तों, क्या ये एक जैसे फिगर है कि अलग अलग फिगर है? उम्मीद मुझे तो अलग अलग फिगर की लग रही है। कैसे? जरा देखिए, देखो H, H के अपोजिट में CH3, H की साइड में CH3। तो यार ये सेम फिगर तो नहीं है। अब ये सेम फिगर नहीं है तो क्या बोले जाए? ये सेम फिगर नहीं है क्योंकि H और CH3 एक दूसरे के 180 पे हैं और H और CH3 एक दूसरे के 90 पे। तो अब ये सेम फिगर नहीं है तो फिर क्या बोला जाए इनको? अब सिस कह नहीं सकते क्योंकि दोनों सेम नहीं है। ट्रांस कह नहीं सकते कि दोनों सेम नहीं है। भाई जैसे इसको ट्रांस कहना है तो दोनों सेम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ा? एक नया नॉमेनक्लेचर लिखना पड़ा। हम नए नॉमेनक्लेचर को लिखते हैं। ये जो ट्रांस वाला है इसको हम बोलते हैं ई, और जो सिस वाला है उसको बोलते हैं जेड। ऐसे। अब ये नॉमेनक्लेचर कैसे चलता है? एक मिनट इसको रफ कर देता हूं, हो सकता है अलग नॉमेनक्लेचर है। तो अब बात है इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाए। तो इसके नॉमेनक्लेचर को हम ऐसे करते हैं। इनके लिए रूल बनाए गए। रूल क्या बनाया गया? गौर समझिए। इन्होंने कहा यार अब ये अलग अलग फिगर तो रखता है मगर इसका नाम कैसे लिखा जाए? कैसे पता चले ये अलग है और ये अलग है? क्योंकि आईपीएससी के हिसाब से दोनों सेम होंगे। तो उन्होंने क्या किया? नॉमेनक्लेचर का एक रूल बनाया। वो क्या होता है उसको जरा देख लो, है ना। उसको हम लोग कहते हैं PIC मतलब प्रोलॉन्ग इन गोल्ड और चेन। ये तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक रूल बनाया था। इसी को बोला जाता है PIC रूल। इन्होंने बताया था नंबरिंग करना, कि किसी भी एटम की प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं। तो जरा देखो इन्होंने कैसे बताया, पहले वो बताता हूं कि किसी भी एटम की प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं। ठीक है, उसको इन्होंने किस तरह से लिया। तो सबसे पहली बात, इनका रूल नंबर 1 था पीरियोडिसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी पीरियोडिसिटी ज्यादा होगी। जैसे इन दोनों में जरा चेक करके बताओ, कार्बन से क्या अटैच है? हाइड्रोजन। कार्बन से क्या अटैच है? हाइड्रोजन। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। जैसे इन्होंने ये बताया कि देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे ऑक्सीजन अटैच है, इससे कार्बन अटैच है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो इसको नंबर 1 दोगे, इसको नंबर 2 दोगे। ऐसे इन्होंने बोला। पहला रूल ये कि जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतनी ज्यादा उसकी प्रायोरिटी। ठीक, इतनी बात समझ गए? जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे ये देखो इस तरह का इन्होंने बोला। जैसे ये देखो नाइट्रोजन है NH2 और ये क्या है? अब बताओ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस का 15। तो हम इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे। ठीक, ऐसे। फिर इन्होंने कहा यदि कहीं पर ऐसा हो पहले एटम का सेम हो जाए, यदि फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो जाए दोनों में, तो क्या करो? सेकंड को कंपेयर करो, सेकंड एटम को कंपेयर करो। सेकंड का सेम हो जाए तो थर्ड को कंपेयर करो। ऐसे करते चले जाओ।
यदि पहला एटम सेम हो जाए तो सेकंड को कंपेयर करो, सेकंड सेम हो जाए तो थर्ड को कंपेयर करो, थर्ड सेम हो जाए तो फोर्थ को कंपेयर करो। मतलब कुछ उस तरह से। देखो बच्चों, देखिए OH OCH3। अब जरा चेक करो, पहला एटम दोनों में क्या है, सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जब पहला एटम सेम है तो यार एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। तो अब हम किसको कंपेयर करेंगे, दूसरे वाले को। ये क्या है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, ये क्या है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6। तो जब इसका एटॉमिक नंबर 6 है और उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो जरा बताओ प्रियोरिटी किसकी ज्यादा लगानी चाहिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे 1 और इसको बोलेंगे 2। ये कहा जा रहा है पहले एटम का सेम हो जाए दूसरे में चले जाओ, दूसरे एटम का सेम हो जाए तीसरे में चले जाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर का रूल देखो। नेक्स्ट देखो, यदि कहीं पर एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब आइसोटोपिक है। ऐसा कब हो, जब आइसोटोपिक केस हो, आइसोटोपिक केस। तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मास नंबर के। P जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास नंबर के। ऐसे जैसे देखो, ये कार्बन है, ये आया D, ये आया H। अब बताओ एटॉमिक नंबर इसका भी कितना है और इसका भी कितना है। भाई ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप हैं, आइसोटोप का एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा। तो मास पे चले जाओ, मास नंबर कितना होगा। तो मेरे दोस्त मास नंबर हाइड्रोजन का 2 और ड्यूटेरियम का 2, सॉरी हाइड्रोजन का 1 और ड्यूटेरियम का 2। तो हम नंबर इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 1 देंगे, उसको 2 देंगे। नेक्स्ट नंबर रूल, ठीक है। नेक्स्ट नंबर रूल क्या है, जरा उसको समझो। जितने ज्यादा बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, उतने ज्यादा एटम। पहले देखो, नंबर ऑफ बॉन्ड जो है नंबर ऑफ एटम के बराबर है। मतलब यदि कहीं पर ये लगा है तो तुम इसका मतलब ये समझो कि इससे 3 नाइट्रोजन लगे हैं, ये कहा गया है। यदि कहीं पर ये लिखा है तो तुम इसका मतलब ये समझो कि इससे 2 ऑक्सीजन लगे हैं। ऐसा, बात को जरा समझिए बच्चों, ऐसा उन्होंने कहा। यदि कहीं पर, तो ऐसे क्या होगा, जैसे ये देखो, गौर समझिए, हम लोग फंस सकते हैं कैसे, जैसे ये देखो। अब हमसे पूछा गया, जरा बताओ किसको नंबर 1 का है, किसको नंबर 2 का है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे दोस्त ये है कि इससे 2 नाइट्रोजन है। इसका मतलब क्या है, इससे 3 नाइट्रोजन है। अब कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो क्या होगा, देखो हम कंपेयर करने जा रहे हैं। पहले से पहला कट गया, कंपेयर नहीं हो पाया। दूसरे से दूसरा कट गया, कंपेयर नहीं हो पाया। कार्बन से कार्बन कट गया, कंपेयर नहीं हो पाया क्योंकि दोनों सेम है। अब इसके पास क्या है, नाइट्रोजन, इसके पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो ये कंपेयर में ज्यादा हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। बात समझ पाए, इस तरह से हम चीजों को करेंगे। रूल समझ गए। सबसे पहले एटॉमिक नंबर, जब पहले का एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो दूसरे का कंपेयर कर लो, दूसरे का सेम हो जाए तो तीसरे का कंपेयर कर लो। ठीक है, आइसोटोपिक की बात है तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा नंबर। और यदि कहीं पर जितने ज्यादा बॉन्ड उतने ज्यादा एटम। 3 बॉन्ड है तो 3 एटम मान के चलो, 2 बॉन्ड है तो 2 एटम मान के चलो, और कंपेयर करते चले जाओ। उससे हम नंबर डाल देते हैं। अब नंबर डालने से क्या होता है, गौर समझिए। अब हम लोग चलते हैं इजेड आइसोमरिज्म को समझाने में कि नंबर डालने से क्या होता है। ये देखो, ये एक मॉलिक्यूल लिखा है, देखिएगा यहां पे भी लिखा है हमारा CH3 और ये मैंने लिख दिया OH। अब कंपेयर करो, कंपेयर कैसे होता है, एक साइड का कंपेयर होता है, इसका कंपेयर इससे होगा, इसका कंपेयर इससे होगा। ठीक है, कंपेयर करते हैं, चलो कंपेयर करते हैं। यहां पे क्या है, कार्बन से कौन अटैच है, ऑक्सीजन। यहां पे कार्बन से कौन अटैच है, कार्बन। तो ऑक्सीजन अटैच है तो ऑक्सीजन को 1 कहोगे और इसके रिस्पेक्ट में ये 2 हो गया। ऑक्सीजन को 1 क्यों कहा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कार्बन से।
भाई इस कार्बन से कौन अटैच है, ऐसे ऐसे कंपेयर होंगे, आपस की दो बैलेंसियों में नंबरिंग डालनी होती है, आपस की दो बैलेंसियों में नंबरिंग डालनी होती है दोस्त, ध्यान रखना, आपस की दो बैलेंसियों में नंबरिंग डालनी है, जैसे इन दोनों में डालना है, इन दोनों में डालना है। तो इसमें से कार्बन से कौन अटैच है, ऑक्सीजन, कार्बन से कौन अटैच है, कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो 1 अपने आप दूसरा वाला 2 हो जाएगा, जब दो ही लोग हैं, एक को 1 कह दोगे अपने आप दूसरा 2 हो गया। अब इसमें देखो ये क्या है हाइड्रोजन, ये क्या है कार्बन, कार्बन एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो 1 अपने आप वो 2 हो गया है। अब 1 1 कहां है, चेक करो, 1 1 जो है वो कहां पे है, चेक करिए, ऐसे लाइन खींच देता हूं, है कि नहीं, इसको जरा चेक करो, ये 1 1 कहां है, डायगोनली है, ऐसे। तो जब 1 1 डायगोनली है तो हम इसको क्या नाम देंगे, यदि 1 1 डायगोनली आ जाए तो इसको कहते हैं ई फॉर्म, ई फॉर्म, जब डायगोनल पे आ जाएंगे। और यही चीज ऐसे लिख दी गई, देखिए HC2H5 OHCS3, ये चीज ऐसे लिखी जा सकती है ना। तो नंबर डालो, तो नंबर आ गया 1 2, इन दोनों में 1 2। अब 1 1 कैसे, अब 1 1 पैरेलल है एक ही साइड में, तो बोलते हैं जेटो, तो क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं जेट फॉर्म, ऐसे। तो इसमें क्या होता है, नंबर डाल के देखने पड़ते हैं, और नंबर डालना बहुत इजी काम है यार, तुम्हारे लिए तो बहुत इजी है। क्यों, क्योंकि तुम लोग इतने टैलेंटेड हो यार कि अपने आप बता दोगे कितने नंबर है। एक आध क्वेश्चन में करके भी दिखा देता हूं, जैसे आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स रहे, टफ वाले ही उठाता हूं। अब जैसे इसमें नंबर डालना है, तो नंबर डाल के बताओ ये ई है या जेड है, तो इसको कैसे लिखोगे, इसका मतलब क्या है, इसके पास 2 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है, इसके पास क्या है 3 ऑक्सीजन है, क्यों, अरे 2 तो खुद के 1 उसका, तो अब बताओ किसको नंबर ज्यादा दोगे, इसी को नंबर ज्यादा दोगे, क्यों, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है। अब इसमें आ जाओ, दोनों से, अब इसके पास क्या है कार्बन और इसके पास ऑक्सीजन के पास क्या है हाइड्रोजन, तो नंबर इसी को मिलेगा। अब 1 1 कहां है, सेम साइड में है, तो जेड फॉर्म हो गया। बात समझ पाए कैसे किया, अरे मेरे दोस्त C डबल बॉन्ड O है, तो C डबल बॉन्ड O का मतलब 2 ऑक्सीजन है, C डबल बॉन्ड O भी है और फिर OH भी है, इसका मतलब इसके पास 3 ऑक्सीजन है, तो कार्बन कार्बन कट गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कंपेयर हो गया, वो तो सेम ही है, जब तक नंबर नहीं आएगा, जब तक डिफरेंट ना आए, तो डिफरेंट आया ना, इसके पास H इसके पास O, तो O का नंबर ज्यादा होगा, एटॉमिक नंबर 8, हाइड्रोजन का 1, तो यही बात यहाँ की, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो गए, सेम हो गए, सॉरी कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम हो गए, तो ऑक्सीजन के बगल में यहाँ क्या है कार्बन, वहां क्या है हाइड्रोजन, तो ये ज्यादा हो गया, है कि नहीं। अब जरा देखो ये, इसका नॉमेनक्लेचर करके बताओ ई जेड के फॉर्म में, कब ई है कब जेड है, ये देखो ऐसे। अब बताइए दोस्तों कब ई है कब जेड, तो जरा देखो ये क्या है CS3, तो इसका मतलब H कहाँ है, इधर होगा, अपोजिट जाता है ना, ये CS3 तो H कहाँ है, इधर होगा, इधर ऐसे होगा, क्योंकि 120 एंगल है ना, तो ये तो अपोजिट है, अपोजिट है तो क्या है, चाहो तो आप EZ के फॉर्म में कहना चाहते हो तो E कहो, नहीं तो ये क्या है ट्रांस है, क्योंकि अब तो सेम सेम मिल गया, ये भी ट्रांस है। इस वाले भी आ सकते हैं ना लाइन स्ट्रक्चर, तो लाइन स्ट्रक्चर में क्या है, ये लाइन इधर है तो अगली लाइन इधर होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड के बीच में क्या होता है बेटा 120 एंगल है ना, तो यदि ये वाली हरी वाली लाइन इधर है तो व्हाइट वाली को इधर ही खींचना पड़ेगा ना, बची हुई बैलेंसी को, यदि हरी इधर है तो बची हुई बैलेंसी इधर ही खींचनी पड़ेगी ना, है कि नहीं, यदि ये इधर है तो बची हुई बैलेंसी इधर ही खींचनी पड़ेगी ना, इस तरह से। इसमें तो यार बैलेंसी ही नहीं बची है, ये तो लिखा ही गलत है। एक मिनट, इसको ग्रीन कर देता हूं ऐसे, और ये बेटा हाइड्रोजन है, व्हाइट कर देता हूं, ये देखो कर लोगे ना, तो इस तरह से इजेड नाम डालोगे और इस तरह से करोगे। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, अब हमारे पास 2 बातें बची है, एक बचा है कन्फर्मेशनल और एक बचा है ऑप्टिकल। तो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पे हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और अच्छे से रहें,
ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।